हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का स्वागत है हमारी इस फ्री रिवीजन सीरीज में, जहां हम आज फिफ्थ क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर द कंपोनेंट ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड टुडे वी आर गोइंग बेसिकली टू टॉक अबाउट द टॉपिक ऑफ डेप्रिसिएशन। सो हम डेप्रिसिएशन के कुछ एमसीक्यूज को आपके साथ डिस्कस करेंगे, कुछ और चैप्टर्स के भी एमसीक्यूज उसके अंदर हम लोग इंक्लूड करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या यहां पर गलत स्टेटमेंट है अबाउट डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन को लेकर के क्या यहां गलत है? डेप्रिसिएशन इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। बिल्कुल गलत बात नहीं है, ऑपरेटिंग कॉस्ट का ही पार्ट होता है डेप्रिसिएशन। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। इट इज अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। कोई भी एसेट जब हम लेते हैं तो टाइम के साथ, उसके यूज के साथ उसका वियर टियर होता है, उसकी वैल्यू जो है वो कम होती जाती है, तो ये रिडक्शन होता है एसेट की वैल्यू में। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। डेप्रिसिएशन इट अकर्स ड्यू टू द चेंज इन मार्केट वैल्यूज ड्यू टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की वजह से हमें पता है जो करेंसी की वैल्यू है मार्केट के अंदर वो धीरे धीरे कम होती जाती है, यानी कि ज्यादा करेंसी हमें लगती है हर चीज को खरीदने में। तो इसका मतलब क्या है? एसेट की वैल्यू भी जो है वो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ती जाती है मार्केट के अंदर। और अगर मार्केट में एसेट की वैल्यू बढ़ती रहेगी तो आपने जो एसेट ऑलरेडी खरीद लिया है, आपने तो उसका ओरिजिनल प्राइस रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, तो उस एसेट की वैल्यू जो है वो वहां पर हम देखेंगे कम होती जा रही है। तो इन्फ्लेशन इज ऑल्सो अ रीजन जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है। ऑप्शन डी देखते हैं। All the assets they depreciate in value with time. So all the assets they depreciate, ये बात यहां पर गलत हो गई है। आंसर हमारा ऑप्शन डी बनना चाहिए। Not all the assets depreciate. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप रियल एस्टेट में कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई लैंड पार्सल खरीदते हैं, कोई प्लॉट खरीदते हैं, तो टाइम के साथ उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू टाइम के साथ एप्रिशिएट होती है, ना कि डेप्रिशिएट होती है। तो सारे एसेट्स डेप्रिशिएट नहीं होंगे, ये बात यहां पर गलत है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉस्ट? ध्यान से, नॉट अ कॉस्ट फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का कारण क्या नहीं है? वेयर एंड टियर। वेयर एंड टियर इज अ कॉस्ट फॉर डेप्रिसिएशन। अपडेशन एंड रेनोवेशन। अपडेट और रेनोवेट अगर आप अपने एसेट्स को करते रहेंगे लगातार, तो उसकी वैल्यू कम नहीं होगी बल्कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो हो सकता है जो डेप्रिसिएशन होना चाहिए था एसेट का, उतना डेप्रिसिएशन ना हो, कम डेप्रिसिएशन हो, क्योंकि आप उसको अपडेट भी करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा अपडेशन एंड रेनोवेशन, दिस इज नॉट अ कॉस्ट फॉर डेप्रिसिएशन। एक्सीडेंट्स की वजह से हमारे एसेट्स डैमेज हो सकते हैं, तो उनका वैल्यू कम होगा, यस, इसकी वजह से डेप्रिसिएशन होगी। इन्फ्लेशन की वजह से भी डेप्रिसिएशन हो सकती है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? दैट ओनली 2 is the right answer here, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई कंफ्यूजन दोस्तों आपको रहे तो आप कमेंट सेक्शन को यूज किया करिए। मैं देख रहा हूं आप वीडियोस देख रहे हैं लेकिन आप कमेंट सेक्शन को यूज नहीं करते हैं, इसका मतलब मैं ये मानकर चल रहा हूं कि सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी होती जा रही हैं। तो कमेंट सेक्शन का यूज आप अपने आंसर्स को देने के लिए कर सकते हैं, कोई सजेशन या कोई फीडबैक भी हमें देने के लिए कर सकते हैं। प्लीज डू दैट। राइट? क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नीड फॉर अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स? डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने की जरूरत आखिर है क्या? तो देखिए, डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने की बेसिक जो जरूरतें होती है, उसमें सबसे पहली जरूरत होती है कि प्रॉफिट्स एंड लॉसेस जो हमारे फर्म के कैलकुलेट होने जा रहे हैं, उसको हम सही तरीके से तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब हम अपने सारे खर्चों को कैलकुलेट करें विद वेरी एक्यूरेट बेसिस। तो यानी कि एसेट्स की जो डेप्रिसिएशन है वो एक्चुअली हमारे लिए खर्चा है, वो हमारे लिए एक एक्सपेंस है, तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर हम डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हमारे खर्चे कम दिखाई देंगे जितने एक्चुअली हुए हैं, और इसके कारण हमारा जो प्रॉफिट है वो जितना हुआ है उससे ज्यादा हो सकता है, ओवरकास्टेड प्रॉफिट हो सकता है, या फिर जितने लॉसेस हमारे हुए हैं उससे कम लॉस हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये चीज हमें नहीं करनी होती है। सो दैट इज वाई दिस इज अ नीड फॉर डूइंग डेप्रिसिएशन। ऑप्शन नंबर बी, टू करेक्टली डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एसेट्स टू डिपिक्ट देम इन द बैलेंस शीट। एसेट्स की करेक्ट वैल्यू पता चलेगी तभी हम उसको बैलेंस शीट में लिख पाएंगे, उसके लिए डेप्रिसिएशन जरूरी है। टू मेक प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, एसेट्स की रिप्लेसमेंट करनी है, ये भी हमें तभी पता चलेगा जब एग्जिस्टिंग एसेट उसकी वैल्यू कितनी कम हो रही है इसका हमें आइडिया चले। तो अगर मैंने कोई लेटेस्ट से मशीनरी खरीदी है और उस मशीनरी की वैल्यू कम होते होते कुछ सालों बाद जो है वो बहुत ही कम रह गई, तो मुझे पता है कि नाउ आई हैव टू रिप्लेस दिस मशीनरी विद अनदर मशीनरी। राइट? तो यहां पर ऑप्शन, हमारा आंसर जो बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बाकी तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं वो डेप्रिसिएशन की जरूरत होती है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें तो इसके मेजर 3 फैक्टर्स होते हैं। तीनों फैक्टर्स यहां पर लिखे हैं, आपको याद रखने हैं। एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट से ही आप उसकी वैल्यू को कम करना स्टार्ट करोगे, तो कॉस्ट पता होनी चाहिए ओरिजिनल। उसके बाद
कितनी रेजिडुअल वैल्यू है एसेट्स की। कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं कि अपनी यूजफुल लाइफ को पूरा खत्म करने के बाद भी, उनका हमने पूरा यूज कर लिया है, फिर भी हम जाकर के उसको स्क्रैप में बेच सकते हैं, उसको जाकर के कबाड़ी वाले को बेच सकते हैं, या उसको हम रिसाइकल करने के लिए उसको हम किसी को दे सकते हैं, तो उसका कुछ पैसा हमें मिल जाएगा। आपने देखा होगा आजकल हम जैसे मोबाइल फोन्स खरीदते हैं, तो मोबाइल फोन्स की कोई ज्यादा यूजफुल लाइफ तो अब रही नहीं है। हर 2-3 साल के अंदर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, मोबाइल्स में नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, एंड वी वांट टू रिप्लेस आवर मोबाइल्स। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम अपने पुराने मोबाइल को यूजुअली एक्सचेंज में दे देते हैं, और उसके वैल्यू में कुछ डिस्काउंट हमें मिल जाता है या कुछ पैसे हमें मिल जाते हैं। तो ये जो एस्टिमेटेड ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ है, इसको पूरा करने के बाद जो वैल्यू बचती है किसी भी एसेट की, वो होती है उसकी रेजिडुअल कॉस्ट। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट कम्स एस्टिमेटेड ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ, ये तो हमें पता होना चाहिए, और यहां पर आप ध्यान रखिए एस्टिमेटेड ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ एंड द टोटल फंक्शनल लाइफ ऑफ एसेट, ये अलग अलग चीज होती है। यानी कि टोटल फंक्शनल लाइफ एंड टोटल यूजफुल लाइफ। अगेन इसको मोबाइल की एग्जांपल से समझें। आपने एक स्मार्टफोन खरीदा है, वो स्मार्टफोन जो है अभी कंप्लीटली फंक्शनल है, और वो 2 साल तक चल रहा है, और 2 साल तक वो जो स्मार्टफोन है अभी भी फंक्शनल है, अभी भी वो काम कर सकता है, लेकिन उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो गई, क्योंकि वो उस तरीके से काम नहीं कर रहा जैसा आप चाहते हैं, वो उतना स्पीड से काम नहीं कर रहा है, उसमें आज की मॉडर्न टाइम्स की जो एप्स हैं, वो एप्स शायद उसके अंदर नहीं चल रही हैं आज के। जैसे अगर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, 5G का रोल आउट हुआ है, तो 5G का रोल आउट होने के बाद हमें 5G फोन्स की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपके पास कोई 4G फोन है जो ऑलरेडी काम कर रहा है, तो यानी कि उसकी टोटल फंक्शनल लाइफ अभी बाकी है, वो चल रही है, लेकिन अब उसकी यूजफुल लाइफ नहीं है, क्योंकि अब वो 5G से कनेक्ट नहीं हो सकता, इट इज ओनली अ 4G फोन। तो आपको नया 5G फोन चाहिए होगा, और इस वजह से आपको वो एसेट रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये क्या होती है, एस्टिमेटेड ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ, ये हमारे लिए मैटर करती है, ना कि फंक्शनल लाइफ। ठीक है, तो यूजफुल लाइफ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा फैक्टर ऑफ डेप्रिसिएशन है। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल दीज 3 आर वेरी मच द फैक्टर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। Next comes question number 5. In which one of the following methods of calculating depreciation, the amount of depreciation depends on the volume of production? ध्यान रखिए, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर हमारा डिपेंड करता है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन डेप्रिसिएशन मेथड। हम कितनी वॉल्यूम प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा है वो एसेट, उसके बेसिस पे हम उसकी डेप्रिसिएशन को डिसाइड करते हैं। दैट इज योर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, राइट। Question number 6. A fixed percentage is charged as depreciation on the diminishing value of the asset each year during the useful life of the asset under which a particular method. देखिए, डेप्रिसिएशन को काउंट करने के लिए एक तरीका होता है कि हम एक फिक्स्ड परसेंटेज को उसमें से सबट्रैक्ट करते जाएं। ठीक है, अब सबट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि एक एसेट की एक तो होती है ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब क्या है कि हमने वो एसेट ओरिजिनली कितने प्राइस में हमने खरीदा है, उसके बाद जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें से हर साल हम कुछ वैल्यू को, फिक्स परसेंटेज को, लेटेस्ट से 10%, सो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट आप उसको हर साल सब्ट्रैक्ट करते रहिए। तो अगर कोई एसेट हमने लेटेस्ट से 1000 रुपीज के अंदर खरीदा है, और हमने उसको हर साल 10% की रेट से उसको वैल्यू को डिमिनिश करना है, तो एक साल बाद हमें 100 रुपीज उसमें से सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो आफ्टर 1 ईयर उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, 900। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 900 में से फिर 10% डिडक्ट करेंगे, लेकिन अगेन ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट, दैट इज ₹100, तो हमारे पास 800 रुपए बच जाएंगे। ठीक है, तो ये होती है ओरिजिनल कॉस्ट का मेथड। दूसरा तरीका क्या होता है कि ये जो रेजिडुअल कॉस्ट बच रही है, यानी कि ये जो डिमिनिशिंग वैल्यू है, एक साल के डेप्रिसिएशन होने के बाद जो डिमिनिश्ड वैल्यू है, इस डिमिनिश्ड वैल्यू में आप एक फिक्स परसेंटेज को सब्ट्रैक्ट करते जाएं। तो आपने फर्स्ट ईयर में कितने का खरीदा, 1000 रुपीज का एसेट खरीदा है, और 10% की आपको डेप्रिसिएशन लगानी है, नॉट ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट बट ऑन डिमिनिश्ड कॉस्ट। तो यहां पर आप क्या करेंगे, 1000 रुपीज से 100 माइनस कर देंगे। आफ्टर 1 ईयर द वैल्यू इज 900, बट नाउ फॉर द सेकेंड ईयर आपको फिर से 10% सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन वो ओरिजिनल कॉस्ट का ना होकर के जितनी वैल्यू बची है उसका होगा। सो यहां 900 में से हम 90 रुपीज सब्ट्रैक्ट करेंगे, और हमारा वैल्यू बच जाएगा 810, राइट। तो इसी तरीके से नेक्स्ट ईयर हम 81 रुपीज माइनस करेंगे, उसके इस तरीके से हम 10% जो है जितनी वैल्यू बच रही है उसको सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। क्वेश्चन में हमसे यहां पर क्या पूछा गया है, दैट अ फिक्स परसेंटेज इज चार्ज्ड एज डेप्रिसिएशन ऑन द डिमिनिशिंग वैल्यू, ऑन द डिमिनिशिंग वैल्यू ऑफ द एसेट ईच ईयर ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। तो ये जो हमारा बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा रिटन डाउन मेथड। ठीक है, करेक्ट आंसर इज नॉट ऑप्शन ए बट ऑप्शन नंबर सी, ये होता है रिटन डाउन मेथड। दिस इज योर स्ट्रेट लाइन मेथड, राइट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? क्या यहां पर गलत स्टेटमेंट है? डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस चार्ज्ड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस, ये एक खर्चा है, और खर्चे को हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कैलकुलेट करके दिखाते हैं।
डेप्रिसिएशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये तो गलत स्टेटमेंट है। अभी हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट का पार्ट होता है डेप्रिसिएशन। ऑप्शन नंबर सी, ऑल एसेट्स आर नॉट डेप्रिशिएटेड नेसेसरली एट द सेम रेट, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। सारे एसेट्स सेम रेट से डेप्रिशिएट नहीं करते हैं, ये उनकी यूजफुल लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है, ये उनकी ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज लाइक एन इंश्योरेंस एक्सपेंस, ये एक इंश्योरेंस एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जा सकता है। किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है? इंश्योरेंस एक्सपेंस हम क्यों करते हैं? हम करते हैं इंश्योरेंस इन टर्म्स ऑफ एनी लायबिलिटी, ताकि हमारे इंश्योरेंस की जो एक्सपेंसेस होती है हम उसमें प्रीमियम पे करते हैं, और प्रीमियम जो हम इसलिए पे करते हैं जिसका हमें रिटर्न कोई नहीं मिलने वाला है। तो डेप्रिसिएशन क्या है? रिटर्न हमें तब मिलेगा जब कोई आगे जाकर डैमेज हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन में भी जो हम एक्सपेंस कर रहे हैं वो एक्सपेंस बेसिकली क्या है? वो कोई रिटर्न हमें तुरंत उसका देखने को नहीं मिलता है, राइट। सो इट इज लाइक एन इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस। Clear? So correct answer here is option number B. Next, depreciation shrinks the scrap value of the asset or the market value of the asset or the residual value of the asset or the book value of the asset. तो देखिए स्क्रैप वैल्यू को नहीं डेप्रिसिएशन जो है वो श्रिंक करता, डेप्रिसिएशन होने के बाद जो वैल्यू बचती है वो होती है स्क्रैप वैल्यू। मार्केट वैल्यू तो ऑब्वियसली एसेट की वो आपके अकाउंटिंग बुक से डिसाइड नहीं होगी, मार्केट वैल्यू तो इन्फ्लेशन के हिसाब से, डिमांड सप्लाई के हिसाब से चेंज होती है। रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द एसेट इज बेसिकली द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट, एक ही बात हो गई। और बुक वैल्यू ऑफ द एसेट ये है वो वैल्यू जो हमने अपने अकाउंटिंग बुक्स के अंदर रिकॉर्ड की है, और डेप्रिसिएशन की वजह से वही वैल्यू हमारी रिड्यूस होगी। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। Next comes question number 9, accounting standards in India, AS 10 and the new Indian accounting standards number 16, they recognize which of the following methods of calculating depreciation? किस मेथड को ये दोनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिकॉग्नाइज करते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड को, डिमिनिशिंग मेथड को, या यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड को? ये सभी डेप्रिसिएशन के मेथड्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। आपको ध्यान रखना है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एसेट एंड डिपेंडिंग अपॉन इट्स यूजेज यू कैन चूज विच टाइप ऑफ मेथड यू वांट टू एम्प्लॉय। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, कंपनी ए buys a piece of equipment for rupees 10,700. The equipment has an expected life of 10 years and a salvage value of rupees 1,400. Calculate the depreciation amount per year under straight line basis. तो सबसे पहले आपको मेथड पता लग गया, मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन मेथड में सिंपल हमारा फॉर्मूला होता है, हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले जो ओरिजिनल कॉस्ट है, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 10,700 रुपीज, इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे जो उसकी स्क्रैप वैल्यू है। सैल्वेज वैल्यू का मतलब, स्क्रैप वैल्यू का मतलब, रेजिडुअल वैल्यू का मतलब कितना हुआ? सेम हुआ, 1400, राइट। एंड वी विल डिवाइड इट बाय द नंबर ऑफ यूजफुल ईयर्स, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ कितना है? 10 ईयर्स का एक्सपेक्टेड लाइफ है, राइट। तो ये जो वैल्यू निकल कर आएगी, दिस इज द अमाउंट दैट वी हैव टू सबट्रैक्ट और रिड्यूस फ्रॉम द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड। तो ये अमाउंट हमारा कितना निकल कर आएगा? दिस विल बी 10,700 माइनस 1400, तो ये हमारा निकल कर आया 9,700 एंड 9,300 अपॉन 10, दैट इज 930। तो 930 की वैल्यू हमें इसको सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो आंसर हमारा यहां पर हमें साफ दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। रुपीज 930 इज द वैल्यू विच विल बी द डेप्रिसिएशन अमाउंट पर ईयर। क्वेश्चन नंबर 11, एन एंटिटी इंस्टॉल्ड एन असेंबली लाइन इन ईयर 1. 4 years later, rupees 1 lakh was spent to automate the line. The automation increased the market value and the productive capacity of the assembly line, but it did not affect its useful life. Proper accounting for the cost of the automation should be what? हुआ क्या है कि एक मशीन, उसको असेंबली लाइन कह लीजिए, वो हमने खरीदी है पहले साल में, लेकिन 4 साल बाद हमने उसके ऊपर खर्चा कर दिया और ज्यादा, हमने 1 लाख रुपीस लगा दिए ताकि उसकी ऑटोमेशन हो जाए और वो और ज्यादा वैल्यूएबल हो जाए, लेकिन उससे जो उसकी यूजफुल लाइफ है वो चेंज नहीं होगी। तो अगर उसकी यूजफुल लाइफ पहले 10 ईयर्स थी तो अभी भी 10 ईयर्स रहेगी, लेकिन बीच में हमने उस पर 1 लाख रुपए का एडिशनल खर्चा कर दिया है। तो इसको हम किस तरीके से अकाउंटिंग करेंगे? तो कॉस्ट ऑफ ऑटोमेशन जो हमारी 1 लाख रुपए की लगी है, हाउ विल दैट बी अकाउंटेड? इट विल बी रिपोर्टेड एज एन एक्सपेंस इन द 5th ईयर, क्योंकि हमने 4 साल के बाद यानी कि 5th ईयर के अंदर जाकर के हमने 1 लाख रुपए लगाए, तो हम 1 लाख में इसको एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे। और वी विल एस्टैब्लिश ए सेपरेट अकाउंट फॉर रुपीज 1 लाख, ये जो 1 लाख खर्चा हुआ इसका एक अलग अकाउंट बना देंगे। एलोकेट द कॉस्ट ऑफ ऑटोमेशन बिटवीन द एसेट एंड द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट्स, कि अभी तक 4 सालों के अंदर आपने एसेट का एक जो अकाउंट बनाया होगा उसमें आपने डेप्रिसिएशन को भी रिकॉर्ड किया होगा, उसी के अंदर ये 1 लाख का कॉस्ट हमें एडजस्ट करना चाहिए, या फिर वी डेबिट द कॉस्ट टू द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट। सो बेसिकली जो 1 लाख रुपए का हमने एक्स्ट्रा खर्चा किया है, इसको ऑलरेडी उस एसेट को जितने प्राइस में हमने परचेज किया होगा, ये असेंबली लाइन में 1 ईयर के अंदर हमने जब इंस्टॉल की होगी तो इसका कुछ वैल्यू होगा, कुछ खर्चा आया होगा, और अगले 4 ईयर्स में हमने इस वैल्यू में से कुछ डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड की होगी।
तो अब हम क्या करेंगे, हमें जो 1 लाख रुपीज हैं इसी वैल्यू के अकाउंट में और डेप्रिसिएशन के अकाउंट में इसको एडजस्ट करेंगे। जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी, उस ओरिजिनल वैल्यू में जितना हमने डेप्रिसिएशन कर दिया था ऑलरेडी, उसी में से 1 लाख को आगे जाकर के हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। और बाकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जितनी बची है उस एसेट की, उसमें से हम उसको रिड्यूस करते हुए चले जाएंगे। क्लियर हो गया है? जब भी ऑटोमेशन या किसी भी अपडेशन के लिए, रेनोवेशन के लिए खर्चा किया जाता है किसी भी एसेट पे, तो उस एसेट के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट के अंदर उस खर्चे को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12, एन एसेट हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 3 years, ओके। Cost of the asset is 3000, residual value is 600, and the rate of depreciation is 50%, and we have to use the diminishing balance method. So depreciation expense for the 3rd year कितना होगा? अब यहाँ पर देखिए, rate of depreciation भी हमें पता है, हमें residual value भी पता है, हमें cost of asset भी पता है, हमें useful life भी पता है, सारी चीजें हमें ऑलरेडी क्लियर हैं। अब आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा कैलकुलेशन करना है तो कर लीजिए और मुझे बताइए क्या आंसर होगा, क्योंकि आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ₹600। ठीक है, 600 आंसर आपका क्यों आ रहा है? क्योंकि इसको अगर कैलकुलेट करना है, हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 3000 इज दी वैल्यू ऑफ द एसेट, ओरिजिनल वैल्यू, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है 600 रुपए को, ठीक है। और 3000 माइनस 600, तो जो एक्चुअल वैल्यू उस एसेट की हम लोग यूज करने जा रहे हैं वो कितनी होने जा रही है? वो होने जा रही है 2400, ठीक है। और 2400 जो उसकी वैल्यू है, हमने क्या बोला है कि 3 सालों में इसको यूज करेंगे और हर साल इसका 50% डिप्रिसिएशन होगा। तो 50% डिप्रिसिएशन अगर करना है तो एट दी 3rd ईयर, तो 1st ईयर में इसका 50% कर देंगे, 1200 बचेगा। फिर हमारा कितना बचेगा? 600 बचेगा। तो ये जो 3rd ईयर में इसका डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो कितना हो जाना चाहिए? वो हो जाना चाहिए हमारा 600, ठीक है। 600 तो वैल्यू बच रही है, तो आंसर हमारा कितना आ रहा है? 600 रुपीज। क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द कैरिंग वैल्यू ऑफ एन एसेट? एक एसेट की कैरिंग वैल्यू क्या होती है? The amount at which the asset is recognized in the balance sheet after deducting any accumulated depreciation and accumulated impairment losses. कोई हो चुकी हुई depreciation को जब आप रिकॉर्ड कर लेते हो, वैल्यू एसेट की कम करके उसको बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हो, तो यस वही हमारी कैरिंग वैल्यू होती है। आंसर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। बाकी जो तीनों ऑप्शंस दिए गए इसको पढ़ लेते हैं, इसका कोई लेकिन मतलब नहीं है। द हायर ऑफ द वैल्यूज एसेट इन यूज एंड इट्स रिकवरेबल अमाउंट, नहीं, वो आपकी कैरिंग वैल्यू नहीं होती है। रेसिडुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस रेसिडुअल वैल्यू, वो भी कैरिंग वैल्यू नहीं होती है। हायर ऑफ द एसेट्स नेट रेसिडुअल वैल्यू एंड इट्स वैल्यू इन यूज, ये भी आंसर नहीं होता है। आंसर क्या होता है कि हर साल एसेट की वैल्यू जो ओरिजिनल रिकॉर्ड की थी उसमें से जितना डिप्रिसिएशन हटाते जाओगे, तो जो उस एसेट का वैल्यू बच रहा है वही आप नेक्स्ट ईयर कैरी करके लेकर जा रहे हो, उसको हम लोग बोलते हैं कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट। नाइस। 14 क्वेश्चन देखिए, the objective of this standard is to prescribe the accounting treatment for property, plant and equipment so that users of the financial statements can discern the information about an entity's investments in its property, plant and equipment and the changes in such investment. Which of the following Indian accounting standard constitutes the above objective? तो यहाँ पर आपकी accounting standards की information काम आएगी। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को अकाउंट करने के लिए हम लोग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 यूज करते हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 हियर इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट इज द H&W company acquired a new industrial washing machine, the list price of which was rupees 52,000. The supplier allowed a trade discount of rupees 4,000 of the list price. On delivery, the cost of installing the machine in its desired location was rupees 950. According to the AS10, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, AS10 की बात हो रही है ना कि इंड AS10 की। इंड AS10 इज डिफरेंट एंड द AS10 इज डिफरेंट। AS10 इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंड AS16 is basically your property plant and equipment, right? So what is the cost of machine to be capitalized? Now actual में हमसे पूछा क्या जा रहा है कि मशीन की एक्चुअल कॉस्ट हमें कितनी रिकॉर्ड करनी चाहिए। तो हमने मशीन को एक्वायर किया है और एक्वायर कितने में किया है? 52,000 which was its listing price, but we were also given a trade discount of rupees 4,000. तो 4,000 हमें ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे 52,000 से। रेजिडुअल वैल्यू कितनी बची यहाँ पर? 4800। अब 4800 तो उस वैल्यू, उस मशीन की वैल्यू हुई, लेकिन जब हमने उसको डिलीवरी ली है तो हमने उसको इंस्टॉल करने के लिए भी 950 रुपीज खर्च किए हैं। सो 4800 प्लस 950 दैट इज 48,950 इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। Dash is the amount by which the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount.
देखिए कैरिंग अमाउंट क्या होता है, कैरिंग अमाउंट अभी हमने देखा कि जो एसेट की वैल्यू आपकी बैलेंस शीट के अंदर चली आ रही है, उसमें से डेप्रिसिएशन को हम लोग हटाते जा रहे हैं, वो कैरिंग अमाउंट है। उसमें से रिकवरेबल अमाउंट कितना होता है, दैट इज द अमाउंट विच विल बी द स्क्रैप अमाउंट। जब हम उसको सेल करने जाएंगे तो जो अमाउंट हमें मिलेगा दैट इज द रिकवरेबल अमाउंट। तो कैरिंग अमाउंट माइनस आपका रिकवरेबल अमाउंट इज बेसिकली योर इंपेयरमेंट लॉसेस। तो आपका जो इंपेयरमेंट लॉस है वो आपका रहता है, क्योंकि कैरिंग अमाउंट जो है वो आपका कम होता जाएगा, और ये कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट इट एक्सीड्स इट रिकवरेबल अमाउंट बाय व्हाट अमाउंट, दैट इज योर इंपेयरमेंट लॉस, राइट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट, क्या यहां पर गलत है। AS10 is also known as accounting standard for fixed assets. अभी हमने देखा AS10 is not an accounting standard for fixed asset, it is an accounting asset for PPE, right? AS6 was withdrawn after the issuance of AS10 property plant equipment, and Indian accounting standard 16 deals with the property plant and equipment. तो देखिए यहाँ पर सिर्फ हमारी पहली स्टेटमेंट गलत है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 16 है वो बिल्कुल PPE से जुड़ा हुआ है। AS6 को हमने AS10 से रिप्लेस कर दिया है क्योंकि इसमें PPE की बात हो रही है। AS10 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर फिक्स्ड एसेट्स की नहीं बल्कि PPE की बात होती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18th, डैश इज द एस्टिमेटेड बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट आफ्टर डेप्रिसिएशन इज कंप्लीट। डेप्रिसिएशन कंप्लीट होने के बाद जो बुक वैल्यू एसेट की बचती है उसे क्या बोलते हैं, प्रीमियम, सैल्वेज, पार या फाइनल। तो अभी हमने देखा ना सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, दैट इज योर आंसर। जब भी एसेट की पूरी डेप्रिसिएशन उसकी लाइफ के एंड में कंप्लीट हो जाती है तो जो उसकी बुक वैल्यू बचती है वो उसकी क्या बन जाती है, सैल्वेज वैल्यू। ठीक है। Next is question number 19. What is the useful life of an asset? The period over which an asset is expected to be available for use by an enterprise. The number of production or similar units expected to be obtained from the asset by an enterprise. It is the higher of an asset's net selling price and its value in use. नहीं, net selling price और value in use में जो higher होगा वो asset की useful life नहीं बनेगा। यहाँ पर आपका आंसर बनेगा both A and B। asset को कितने टाइम तक हम यूज कर सकते हैं और कितना प्रोडक्शन जो है वो उस assets को यूज करके हम लोग बना सकते हैं, that is basically the useful life of the asset. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे माय फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन। ये आंसर बहुत इजी होने जा रहा है आपके लिए। आप बताइए, हम अभी वीडियो के अंदर भी हमने डिस्कस किया है कि जब भी हम स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन की बात करेंगे इसमें से हम परचेज प्राइस को सब्ट्रैक्ट करेंगे और सेल्वेज प्राइस को, परचेज प्राइस को वी विल सब्ट्रैक्ट एंड देन वी विल डिवाइड इट बाय द यूजफुल लाइफ। सो करेक्ट आंसर बिकम्स ऑप्शन नंबर बी, राइट। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड आई थैंक यू ऑल फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए प्लीज, और इसको चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप प्लीज मत जाइएगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो इन वीडियोस को देखते हैं दे बेसिकली डू नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और उससे दिक्कत क्या होती है दैट वी आर नॉट एबल टू ग्रो आवर सब्सक्राइबर बेस एंड वी आर नॉट एबल टू गेन मच मोर हाइंडसाइट अबाउट ऑल ऑफ यू एस्पिरेंट्स की किस तरीके से हम आपकी और ज्यादा मदद कर सकें, क्या हमें और अलग तरीके के सेशंस और वीडियोस और क्वेश्चंस आपके लिए लाने की जरूरत है। वो चीजें हमें ज्यादा पता लगती हैं व्हेन वी हैव अ लार्जर subscriber base and we can interact with them. So that is all that I had to tell you in this particular video. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।